देखें इधर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल गेन का बेसिक देखा था। क्या देखा था? सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। हाँ या ना? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। बताया गया था ऑल द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। पक्की बात है। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। हाँ, कौन कौन सी चीजें? पहला बताया गया था स्टॉक इन ट्रेड, agricultural land which is not situated in specified area, personal effect but does not include jewelry, sculptures। हम बोल रहे हैं, आप लोग ना रिपीट करें मेरे साथ, कोरस हो जाएगा। हाँ, तो पहला मैंने बताया कौन कौन सी चीज़ें पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं है। ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, मॉन्स्क्रिप्ट, आर्ट ऑफ वर्क एंड स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी किस में शामिल नहीं होती? पर्सनल इफेक्ट्स, यानी कि ये कैपिटल एसेट होती हैं। तो पहला बताया गया था स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल एसेट नहीं होती। एग्रीकल्चरल लैंड विच इज़ नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, वो हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती। थर्ड, पर्सनल इफेक्ट, बता दिया कौन कौन सी चीज़ें इसमें भी नहीं आती। फोर्थ, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स, और लास्ट बताया गया था स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। इतनी चीज़ें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई गई थी। ट्रांसफर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरइन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, transactions which are covered under section 53A of Transfer of Property Act 1882, and the last, any type of transaction which have ultimate impact of the transfer of the asset. Ultimate impact is the transfer of asset anyhow, means the other one person is very much enabled to enjoy the rights of the property. That's it. Clear? तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। दो केस लॉ आए जिनको हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस लॉ, बनारसी लाल कटारिका, और एक दूसरा केस लॉ है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। ये दो केस लॉ हैं जो हम लोग को हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। जब भी हम कैपिटल एसेट और ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो ये दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहला केस था एक गरीब आदमी का, और दूसरा तो नाम से ही पता चल रहा है महाराजा की बात हो रही है। हुआ क्या था, बनारसी लाल कटारिका एक स्टोरी बताते, स्टोरी के वे में बताते हैं, ऐसा कुछ था नहीं, इमेजिनेशन है कि बहुत गरीब आदमी था। एक दिन उसने घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू किया, अचानक ज़मीन के नीचे से आवाज़ आई, टन। समझ में नहीं आया, निकाला तो बोरे निकले उसमें से, बैग्स वगैरह निकले। उसमें क्या निकला होगा? चांदी की थालियाँ, चांदी के कटोरे, चांदी के चम्मच, प्लेट्स, ग्लास एंड स्पून्स, इस तरह से चीज़ें निकली। याद आया कि उसके पूर्वज जो थे हमेशा कहा करते थे हम लोग के पास खजाना है, खजाना है, और हम लोग हर साल क्या करते हैं, देवी देवताओं को चढ़ावे में ये देते हैं। जैसे दिवाली आई तो चांदी की थाली, कटोरी या चम्मच ले लिया, हाँ या ना, उसको हर साल इकट्ठा करते करते फिर उसको दबा कर चले गए सब। आज उसको मिला सब, उसने उनको बेचा। क्या किया? बेचा और पैसा लिया। ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? कि ये पर्सनल इफेक्ट है? ये कैपिटल एसेट है या पर्सनल इफेक्ट? प्रॉब्लम ये आई, उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा, उसने देखा प्रॉब्लम यहाँ पर अटकी। वो ये प्ली दे रहा था, दैट इज़ माइन पर्सनल इफेक्ट,
ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है, क्योंकि मेरे बाप दादा या परदादा जो थे वो क्या करते थे, इसको खाना खाने के लिए यूज़ करते थे, भोग चढ़ाते थे भगवान को, फिर उसके बाद खाना खाते थे, ये इसका पर्पस था। दैट इज़ योर पर्सनल इफेक्ट। बट ऑन द अदर साइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या प्ली दे रहा था, कह रहा था दिस इज़ योर कैपिटल एसेट। एक तो रेगुलर यूज़ नहीं था उसका, आपके पर्सनल इफेक्ट्स की तरह रेगुलर यूज़ नहीं था, और ये चांदी की चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगा। सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस गरीब के फेवर में केस दिया और कहा कि ये पर्सनल इफेक्ट है। इसलिए है, कहाँ पर आपने लिखा है कि रेगुलर यूज़ होना चाहिए? पहले तो आप ये बताओ कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब ये क्या है? हम डेली कपड़ा पहने वही, दैट डजंट मीन एट ऑल। अगर आपने कोई कपड़ा खरीदा है साल भर में एक बार पहनते हो, दैट इज़ एनफ, हाँ या ना। उसी तरह अगर आप थाली कटोरी या चम्मच खरीदते हो तो वो पर्सनल इफेक्ट आता है, साल भर में एक बार यूज़ करो, 2 बार, उसके नंबर ऑफ यूजेस से इसका कोई लेना देना नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये ज्वेलरी नहीं कही जा सकती, ये एक तो पर्सनल इफेक्ट की तरह यूज़ हुआ, ज्वेलरी को आप पर्सनल इफेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर है? वो या तो ऑर्नामेंट्स होते हैं या नॉन ऑर्नामेंट्स होते हैं, किसी चीज़ में सेट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो यूटेंसिल्स हैं वो पर्सनल इफेक्ट की तरह यूज़ हुए, किसकी तरह? कहीं कोई कॉइन्स वगैरह नहीं ना मिले हैं। अब ये सुनना था किसका? महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। उसने तुरंत अपने खजाने का द्वार खोला और जो भी उसके बाप दादा या परदादाओं ने इकट्ठा किया था, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सब उसने मार्केट में बेच लिया। उसके बाद वहाँ से कुछ कमाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुँचा। इसने कहा कि ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ना, ये पर्सनल इफेक्ट कैसे प्रूफ करिए? उसने कहा मेरे दादा परदादा हर दिवाली, दशहरा, जब भी ऐसा कोई होता था तो पूजा करते थे और सिक्का डालते थे, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, हम इसको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया, किसके फेवर में जानते हो? केस किसके फेवर में गया? उस राजा के फेवर में केस। गवर्नमेंट कभी ये नहीं देखती ये गरीब है या ये राजा है, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, उसको इससे मतलब नहीं होता ठीक। गवर्नमेंट ने वो केस राजा के फेवर में नहीं दिया। उसने कहा आप कैसे इस पे खाना खा सकते हो, जरा बता दो, और कैसे प्रूफ करोगे कि ये पर्सनल इफेक्ट है या देवी देवताओं को ही चढ़ाया गया? पहली चीज, आपके बाप दादा परदादा क्या थे? राजा महाराजा थे, उन्होंने लोगों से लगान के तौर पर इससे छीना होगा। आप कैसे प्रूफ कर सकते हो वो पैसा अलग ये पैसा अलग? कहाँ रुपए पर लिखा हुआ है? और गोल्ड कॉइन्स का कौन सा पर्सनल इफेक्ट होता है? कभी भी गोल्ड कॉइन्स तो कभी भी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकता ना, बट ऑब्वियस है गोल्ड कॉइन, सिल्वर या कुछ भी चीज़ें हों, अगर आपके पास यूटेंसिल्स भी हैं तो भी हम उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आप लगान वसूलने का काम करते हो, आपके पास जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई है? पब्लिक से आई, ठीक है ना। तो वहाँ पर इसको क्या नहीं माना गया? पर्सनल इफेक्ट। तो महाराजा राणा हेमंत सिंह जी के केस में क्या कर दिया गया? टैक्स लगा दिया गया कैपिटल गेन, और वहीं बनारसी लाल कटारिका के केस में टैक्स नहीं लगा। क्लियर है? हाँ। बनारसी लाल कटारिका के केस में जो भी चीज़ें मिली थी वो थाली, कटोरे, चम्मच मिले थे। और जब हम बात करते हैं महाराजा राणा हेमंत सिंह जी के केस में, तो वहाँ थाली, कटोरे, चम्मच नहीं मिले थे, वहाँ गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, इस तरह की चीज़ें थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पर वो बंदा प्रूफ कर सकता है क्योंकि उसने कभी किसी से लगान नहीं वसूला। उसके बाप दादा ऐसा काम नहीं कर सकते थे, कहीं से उनको रेवेन्यू, हाँ वो मेहनत करके जो कमाते थे वहाँ से वो चीज़ें लेते थे, और वो भी एक ट्रेडिशन था। यहाँ राजा प्रूफ नहीं कर सकता कि ये ट्रेडिशन का चीज़ है या बिना ट्रेडिशन की चीज़ है। उसके पास जो भी चीज़ आती है वो रेवेन्यू के थ्रू आती है, पब्लिक से, उसी में से खरीदा गया है। मैंने कहा ना, मैं बता, वही तो केस लॉ ही तो प्रूफ कर रहा हूँ ना कि पर्सनल इफेक्ट होने के लिए रेगुलर यूज होना जरूरी नहीं। पहली चीज़ तो दिमाग में ये बात बैठा लें।
मैंने कहा इस फर्नीचर पर मैंने डायमंड रख दिया, बोलो, सिल्वर की लेयर चढ़ा दी, गोल्ड लेयर चढ़ा दी, क्या ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है? नहीं है। इट बिकम्स ज्वेलरी ऑटोमेटिकली। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। आज मैं जो बता रहा हूं, क्या हम इस फर्नीचर का पर्सनल इफेक्ट क्या प्रूफ कर सकते हो? गोल्ड लेयर चढ़ाने के बाद क्या इस फर्नीचर को आप पर्सनल यूज में ले सकते हो? नहीं। ये तो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ गया। मैंने गोल्ड की प्लेट्स नहीं बोली, गोल्ड के बाउल्स नहीं बोले, गोल्ड के स्पून नहीं बोले, मैंने सिल्वर का बोला, जो हम एक प्रूफ कर सकते हैं। दैट इज माइन ट्रेडिशन। और ये ट्रेडिशन हर कोई जानता है कि होता है, हर घर के लोग जानते हैं कि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कई सालों से, तो इसको पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी में रखा गया। अब क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लेकिन अगर बिना कोई ट्रेडिशन के अगर मैं सिल्वर की थालियां, प्लेट, चम्मच लेता हूं तो वो कैपिटल एसेट होगी। दोनों में फर्क समझना। ये क्लियर है? तो ये दो केस आप हमेशा आप लोग याद रखेंगे, पहला बनारसी लाल कटारी का और दूसरा महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। ठीक है। सेक्शन 48 की बात करते हैं, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। मैं आज केवल इस सेक्शन 48 का बेस बता रहा हूं, इस पर डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस में होंगी। केवल अभी हम एक बेस बता करके छोड़ना चाह रहे हैं इसको। होगा क्या, कैसे कैलकुलेट करना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या? जितना सामान को बेचने पे पैसा मिलता है, सामान का मतलब क्या? कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर जितना पैसा मिलेगा, दैट इज टू बी नोन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कई किताबों ने लिखा हुआ है इसकी जगह सेल कंसिडरेशन। क्या लिखा हुआ है? आप सेल कंसिडरेशन भी लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। प्रॉपर वर्ड इसलिए नहीं क्योंकि केवल सेल हमारा ट्रांसफर नहीं होता। हमारा ट्रांसफर सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन, मैच्योरिटी सब होता है। इसलिए केवल सेल लिखना गलत हो जाएगा। यहां पर हम इसीलिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। जितने में मैंने सामान खरीदा था उसको आप क्या कर लोगे? लेस कर दोगे, हाँ या ना? और माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? और एक चीज और माइनस करोगे, एक्सपेंसेस। जो वर्ड हम लिखने जा रहे हैं ढंग से सुनना, होली और एक्सक्लूसिवली। इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ये हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन। ये हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन। हमने क्या बात की कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैसे कैलकुलेट करोगे कैपिटल गेन? जितने में आपने ट्रांसफर की है चीज को, उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसमें से माइनस कर दें ट्रांसफर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। द रिजल्टेंट फिगर वुड बी योर कैपिटल गेन। ये रिजल्टेंट फिगर क्या हो जाएगी आपकी? कैपिटल गेन। क्लियर है? बोलो भाई। एक बार और देखते हैं, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। मान लेते हैं ये कैपिटल एसेट है, 2 मिनट के लिए मान लें। ये मैं तुम्हें बेच रहा हूं 10 रुपए में। कितने में? और मैंने इसको खरीदा था 5 रुपए में। नहीं खरीद सकते? अच्छा, इस पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, प्रिंटिंग वगैरह कुछ इंप्रूवमेंट मैंने किया था, 2 रुपये वो लगा खरीदने के बाद, और 1 रुपया मैंने कमीशन दे दिया सेल एक्सपेंसेस, यानी कैपिटल गेन कितना हुआ? 2। दिस इज द वे टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन, इधर देखें पहले, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो STCG, और इसको हम बोलेंगे LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पक्की बात है ना? अच्छा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है वो हमेशा अराइज होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे। किस पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। यानी हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसको भी देखने के लिए ये जरूरी है कि हमको ये देखना पड़े कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द कैपिटल एसेट विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर। जिस एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं पहले हमें ये देखना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इफ द ट्रांसफर्ड एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट देन द कैपिटल गेन अराइजेज ऑन दैट एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इफ द सब्जेक्ट एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट then the capital gain would be treated as long term capital gain. Clear? तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर अराइज होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। दूसरी चीज, तुम लोग को मैंने डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा रहे थे PGBP में, उस समय मैंने बता दिया था डेप्रिशिएबल एसेट पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। याद आया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट को ट्रांसफर किया है, इधर वो 10 साल से ही पड़ी क्यों ना हुई हो। अगर वो 10 साल से एसेट मेरे पास है उसको ट्रांसफर किया है तो वो कहाँ जाएगी? शॉर्ट टर्म में। अगर डेप्रिशिएबल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो 10 साल से मेरे पास पड़ी हुई है, बावजूद इसके वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हिस्सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है और इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैंने कहा था कि अभी डिटेल में ना जानो, जब वो चैप्टर आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी भी वो समय नहीं आया। हटा सकते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन दैट दिस पर्टिकुलर एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दिस पर्टिकुलर एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शांत रहो। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A में, इसमें डिफाइन किया गया है। यानी अगर हम ये समझ लें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, सर जी बड़ा आसान है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होती है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं होती। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है सर जी, और भी आसान है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो होती है जो शॉर्ट टर्म नहीं होती, है कि नहीं? मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है और तुम्हारा घर मेरे घर के सामने, लेकिन ये नहीं चलेगा। यहाँ डिफाइन किया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को, ढंग से सुनना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का। सेक्शन 242A डिफाइन किया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स द कैपिटल एसेट, मीन्स द कैपिटल एसेट ऑफ विच द होल्डिंग पीरियड is not in excess of 36 months just before the date of transfer। किताबों ने लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, हमने इसको थोड़ा और सिंपल वर्ड यूज कर लिया जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ताकि समझने में थोड़ा आसान रहे। उन्होंने लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, बात एक ही है। क्लियर हुआ? अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं और तुम लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अब आप लोग आराम से डिफाइन कर लोगे। Long term capital asset means the capital asset of which the holding period is in excess of 36 months just before the date of transfer। हटा सकते हैं इसको, इसके लिख लिया आप लोगों ने? लिखें।
क्वेश्चन, डिफाइन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट. डिफाइन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट. केस ए, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2008. डेट ऑफ ट्रांसफर, डिटेल में लिख दें? नहीं, न समझ में आए तो दिक्कत हो जाएगी ना. डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2008 एंड डेट ऑफ ट्रांसफर 30th December 2011. केस बी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2008, डेट ऑफ ट्रांसफर 31st December 2011. केस नंबर सी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2008 एंड डेट ऑफ ट्रांसफर इज 1/1/2012. केस डी, date of acquisition is 1/1/2008 and date of transfer is 2nd of January 2012. ये आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं. उम्मीद करते हैं 1 मिनट के अंदर आप लोग बता देंगे कौन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और कौन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. कौन बता सकता है? फर्स्ट वाला क्या है? केस ए, सॉल्यूशन. केस ए क्या है? ये शॉर्ट टर्म के कौन बोलता है शॉर्ट टर्म? बस. और कितने लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म? पीरियड ऑफ होल्डिंग. बता सकते हैं क्या है? आगे से हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, हम लोग को आदत है शॉर्ट में लिखने की. तो POH लिखेंगे तो समझ लेना हम क्या लिख रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग. ठीक है ना? हाँ बताओ, हमने कब खरीदा था एसेट को और ट्रांसफर कब किया? पीरियड ऑफ होल्डिंग जानने के लिए सुने इधर, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर 29 दिसंबर 2011. बताएं ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? ये शॉर्ट टर्म है. देखें क्या 36 महीना हो गया? क्या बोलें, क्या 36 महीना हुआ है? डेफिनेशन पढ़ें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की. द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ. इधर देखो, 2 दिन कम है. कितने दिन कम है? अच्छा 4 साल हो गए. सॉरी, सो सॉरी. हाँ अब बताएं. हाँ सही है, आप लोग तेज आदमी हो, हमारी तेजी के आगे कुछ नहीं, मतलब हम कमजोर हैं. इधर बताएं आप लोग, ये 36 मंथ नहीं हो पाए, एग्जैक्ट 36 मंथ नहीं ना हो पाए. ये कौन सी एसेट है, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. केस नंबर बी की बात करते हैं. क्या है ये? केस नंबर बी बताएं, होल्डिंग पीरियड कैसे काउंट करेंगे? डेट बताएं. 1/1/2008 टू 30th दिसंबर, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो बताओ 36 महीना हुआ या नहीं? ये कौन सी एसेट है? नहीं हुए 36 महीने. केस नंबर सी की बात करें, बताओ क्वेश्चन देखकर हुआ या नहीं? हो गया या नहीं? हो गया ना? चलो
हम जान रहे थे तुम लोग यही गलती करोगे, और हम इसके लिए क्या थे, नॉट इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ। कहाँ है 36 महीने से ज़्यादा, एग्जैक्ट 36 महीने हैं। जब 36 महीने से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग रन होगा। कहाँ है, हम जान रहे थे गलती होगी। ये कौन सा नेचर है, स्टिल इट इज शॉर्ट रन। केस नंबर डी, फिर बताएं, सोच लें। ये है आपका 36 महीना 1 दिन, इन एक्सेस ऑफ 36 मंथ। अब ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नोट कर लें इसको। अब बच्चे यही गलती करते हैं केस सी और डी में, याद रखना। पूछो क्यों, बस उनको ये वर्ड क्लियर नहीं होता, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन वो याद रहेगा, देखो तो होल्डिंग पीरियड हमारी 30 दिसंबर तक नहीं आएगी, 29 दिसंबर तक आएगी। ट्रांसफर के एक दिन पहले तक, ट्रांसफर के एक दिन पहले तक, ट्रांसफर के एक दिन पहले तक, ट्रांसफर के एक दिन पहले तक। हो गया नोट। समझ में आया। चलें आगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलें, पक्का। लिखें एक्सेप्शंस, देखें इधर सेक्शन 242A मैंने बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स द एसेट of which the holding period is not in excess of 36 months immediately प्रीसीडिंग या जस्ट बिफोर कर सकते हैं ना, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जस्ट एक दिन पहले तक हम होल्डिंग पीरियड लेते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, सुन लें। In place of 36 month, 12 months would be replaced. 12 months would be replaced. फिर लिखते हैं means in the following cases, इन केसेस को छोड़ दो, नीचे वाले इन जो केसेस को, जिन केसेस को हम बताने जा रहे हैं वहां पर अब 36 महीने की जगह हम वर्ड क्या पुट कर देंगे, 12 मंथ्स। इन द फॉलोइंग केसेस इफ होल्डिंग पीरियड इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 12 months, then that asset would be recognized
एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर है? यानी 12 महीना एक दिन हो गया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, सुन लें इधर, एक एक वर्ड का पहले समझ लें मतलब। शेयर्स ऑफ एनी कंपनी का मतलब चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। क्लियर? एनी कंपनी। दूसरा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी लिस्टेड कंपनी का ही 12 महीने रहेगा, और अगर अनलिस्टेड है तो 36 महीना। अनलिस्टेड कंपनी का अगर डिबेंचर रहेगा तो हम 36 महीने तक उसको शॉर्ट रन मानेंगे और 36 महीने एक दिन बाद ही हम उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। क्लियर? पक्की बात है। तीसरा, जीरो कूपन बॉन्ड्स, याद आया होगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सेक्शन 1023D लिखा है, फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे, हम ये मानकर चलेंगे म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई अंडर सेक्शन 1023D ही रेफर्ड होते हैं। तो चार चीजें तो ये समझ में आई, शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, डिवेंचर और बॉन्ड्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलें, कोई भी डाउट हो तो अभी बोल लें। इन केसेस में हम 12 मंथ्स की डेट लेकर के चलते हैं कि एग्जैक्ट होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक नहीं है तो शॉर्ट रन, 12 महीने से एक दिन भी हो गया ज़्यादा तो लॉन्ग रन। अदरवाइज इन चारों को छोड़कर हम 12 महीने की जगह 36 महीना प्लेस कर देते हैं। क्लियर हुआ? पक्का ना? अभी तक हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा? कोई डाउट नहीं है? जरा नोट हो गया होगा ना? मैं चलता हूं आगे। जो अब तक हम लोगों ने देखा पूरे कैपिटल गेन में, जरा देखें, इधर देखें। सेक्शन 45 मैंने बताया था, चार्जिंग सेक्शन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट is taxable under the head capital gain in the same previous year in which the transfer took place. Section 2 subsection 14 definition of capital asset, all the movable or immovable properties or capital assets whether belonging to the business of the assessee or not, but doesn't include the following: stock in trade, agricultural land, personal effects, gold deposit bonds या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड बॉन्ड्स, लास्ट है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। दैट्स इट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882,
एंड लास्ट एनी ट्रांजेक्शन विच हैज अल्टीमेट इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफर। आज उसके बाद जो हम लोगों ने स्टार्ट किया दैट वाज द कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। क्लियर है? पक्की बात। फिर जब बात आई सेक्शन 48 में, तो मैंने बताया कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होता है या तो शॉर्ट टर्म होता है। इधर देखें, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बेसिक हो गया। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, मीन्स सॉरी एक्सप्लेनेशंस नहीं, प्रोविजंस, कुछ प्रोविजो दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन, फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन एंड फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। ये 5 प्रोविजो हमको पढ़ने हैं, ढंग से सुनना। अभी जो हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर सेकंड प्रोविजो ओनली, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, पूरा नहीं डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रोविजो ये बताता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन कैसे किया जाए। पक्की बात? क्लियर है? तो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट प्रोविजो देखा जाएगा बाद में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाद में। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन कैसे किया जाए। अभी इसका मतलब सर जो आपने बताया अभी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या था वो देखें इधर। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर करने पर हम कैपिटल गेन ऐसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ व्हाट, कंसिडरेशन, बोलो क्या माइनस करते हैं इसमें से बताओ ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक वर्ड और जोड़ दो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या वर्ड जोड़ोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हम लोग केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेस करते, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं, केवल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस नहीं करते, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हैं। और माइनस करते हैं क्या? केवल एक्सपेंसेस, नॉट इंडेक्स्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। क्लियर हुआ? ये हमारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दैट्स इट, नोट कर लें इसको। चलें, अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं 48 से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच वन सेक्शन, जानते हो? अगर बच्चों का ये सेक्शन तैयार हो ना, सारी प्रॉब्लम खत्म। कौन सा सेक्शन? कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में कैपिटल गेन में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव सेक्शन है सेक्शन 47। हेडिंग क्या है इसकी? ट्रांजैक्शंस
which are not regarded as transfer. ये पॉसिबल नहीं है कि आज की क्लास में हम लोग इसको सब पूरा का पूरा डिस्कस कर लें। ये कंप्लीट नेक्स्ट क्लास भी हम लोग की ले लेगा ये सेक्शन। तो सेक्शन 47 आज का जो बचा हुआ रेस्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास। उसके बाद फिर से हम लोग सेक्शन 48 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस, ये सेक्शन पढ़ाना इसलिए जरूरी था 48 की आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया लगे कि आगे जब हम बात करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने की, तो वहां पर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर कट आइडिया रहे कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विच आर टू बी डिडक्टेड आउट फ्रॉम द कॉस्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट्स इट। तो वर्ड्स को दिमाग में रखना। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सर ये क्या है? अगर ये सेक्शन नहीं होता तो जानते हो क्या होता? जरा एक दो एग्जाम्पल सुनते हैं। पहला, ढंग से सुनना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ढंग से सुनना। आखिर व्हाट वाज द नीड टू इवॉल्व सच टाइप ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन आया क्यों? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भाई, दोनों भाइयों में हो गई लड़ाई और हो गया बंटवारा। बोलो ना। जो जमीन थी इतनी बड़ी, दोनों ने ले ली आधी आधी। सेल हो गया, कमा लिया इन लोगों ने, बदनामी तो कमाई, नाम कमा लिया। बताओ कुछ कमाया क्या? सरकार को टैक्स लेना चाहिए, हाँ या ना? क्यों नहीं लेना चाहिए? ट्रांसफर हो गया, कैपिटल एसेट है, क्यों नहीं लेना चाहिए? एसएससी चेंज हो गया भाई, हैं? लेकिन यहां पर मेन इंटेंशन कमाना थोड़ी था, ठीक है ना। दो लोगों की लड़ाई में गवर्नमेंट दांत दिखाए, वो अच्छी बात नहीं है। और सोच लो अपने प्रधानमंत्री दांत दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? इधर देखो, दो भाई हैं, दोनों की लड़ाई हुई, दोनों ने जमीन आधी आधी बांट ली, ट्रांसफर हो गया, पक्की बात है। पहले ये किसके नाम थी? मदर के नाम थी। दोनों ने अब आधी आधी जमीन अपने नाम से करवा ली, ट्रांसफर हो गया, हो गया। क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अगर ये सेक्शन नहीं होता ना तो टैक्स लग जाता। ये सेक्शन बस इन्हीं तरह के ट्रांजैक्शंस को लाने में हेल्प करता है कि आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं, देन नो एनी ट्रांसफर वुड बी ट्रीटेड। गवर्नमेंट दो चीजें मना कर सकती है, या तो कैपिटल एसेट हो प्लस ट्रांसफर हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ही होगा, तुम लोग को मालूम है। अगर ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाएं तो कैपिटल गेन लगना ही लगना है। तो ये तो पक्का है कि ये कैपिटल एसेट है, ये भी पक्का है ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल गेन लगा दो, मजबूर हो। लेकिन गवर्नमेंट तो अब ये नहीं बोल सकती ना कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। उसने तो 5 चीजें बता दी, ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब बारी थी ये बताने की कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है। अगर इसको हम हटा दें तो इसका मतलब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने यही चालाकी की और इस ट्रांसफर को, ऐसे ट्रांसफर्स को सेक्शन 47 में लाया गया, दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली ट्रांसफर and these transactions are basically transfer of a capital asset, but for the purpose of charging capital gain that would not be treated as transfers। इनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पज से। तो जब ट्रांसफर नहीं माना तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? तो क्या क्या आता है इसमें सेक्शन 47 में, जरा देखा जाए। बोलो। फर्स्ट, partition of HUF। if any capital is subject, if any capital asset is subject matter of transfer due to partition of HUF, then it would not be treated as transfer। तो अगर पार्टीशन हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और उससे जो एसेट्स बांटी गई हैं उनको आप ट्रांसफर की डेफिनेशन में ना ले आओ, क्योंकि उनको ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। बोलो। तो अब उन पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा, एनी
गिफ्ट विल, अगर मिस्टर एक्स मरते समय अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम वाई के नाम करके गए तो क्या वहां टैक्स लग जाना चाहिए? तुम लोग खुद सोचो, ट्रांसफर तो हो गया, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है, नहीं लगना चाहिए, उसको भी हटाया गया। क्या विल, मेरे किसी स्टूडेंट की शादी है, हम उसकी शादी में गए कोई गिफ्ट लेकर के, या मैंने कहा जा आज से मेरा घर तेरा, हाँ मैंने कहा ये कार तेरी, अब बताओ अगर मैंने ये गिफ्ट दिया तो क्या उस पर टैक्स लग जाना चाहिए? बताओ, मैं गिफ्ट भी दूं और सरकार को टैक्स भी दूं ये तो अत्याचार है बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई किसी को गिफ्ट नहीं लेगा, सब रूखे हाथों पहुंचे गए, शादी है, बधाई हो बधाई हो, यही तो गिफ्ट है कि नहीं? तो गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, विल पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप ट्रांसफर करो, आप अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो गिफ्ट के थ्रू, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आप अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो विल के थ्रू, कोई कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। थर्ड, स्टार्ट करें? पक्का ना? ये लिस्ट इतनी नहीं है, 17 ट्रांजैक्शंस हैं। कितने? 17 हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके ख़त्म होगा, पेशेंट ना बने। हमने कहा कुछ आज ख़त्म होंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो पहला बताया गया पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, द सेकंड वन इज एनी गिफ्ट विल। थर्ड, अगर कोई होल्डिंग कंपनी, सुन लें, अपनी किसको सब्सिडरी कंपनी को, या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी किसी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, ढंग से सुनना वर्ड में जो बोल रहा हूं, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे तो वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, बशर्ते 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड हों। पहली कंडीशन एंड कंडीशन नंबर 2। द फर्स्ट कंडीशन, होल्डिंग कंपनी नॉर्मल होल्डिंग कंपनी ना हो, नॉर्मल कंपनी ना हो, याद होगी तुम लोग को, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। याद आया? हम लोगों ने इस तरह की बात की थी डेप्रिसिएशन के एक्चुअल कॉस्ट में, सेक्शन 43(1) में, जब हम एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा रहे थे सेक्शन 43(1) में, एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएसई shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly made by any other person or authority। याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो पन्ना पलट लेंगे। उसमें मैंने 12 एक्सप्लेनेशंस बताए थे। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था साइंटिफिक रिसर्च का, सेकंड एक्सप्लेनेशन था हायर वैल्यू पर ट्रांसफर करना सो दैट द हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज और द टैक्स इवेजन कैन बी डन। याद आया? थर्ड बताया गया था ट्रांसफर किया था और उसको रीएक्वायर कर लिया। फोर्थ बताया था ट्रांसफर किया था, बोलो ना, नहीं याद है तुम लोगों को कुछ भी? लीज बैक पर ले लिया था 4A। 5 बताया था बिल्डिंग, 5 बताया था बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम बिजनेस में ले आए थे। 6 बताया था होल्डिंग टू सब्सिडरी एंड सब्सिडरी टू होल्डिंग, वहां पर एक्चुअल कॉस्ट देखो तो वही सेक्शन यहां पर उस चीज को सही प्रूफ कर रहा है। अगर वहां पर वो सेक्शन पढ़े हो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 तो उसके साथ ये भी देखो, देखो दोनों सेक्शंस मैच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं जा रहे।
अब ढंग से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वहाँ बताया गया था कि अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट वही होगा जो इसकी WDV थी, इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट वही होगा जो इसकी WDV थी। ठीक, बशर्ते दो कंडीशंस फुलफिल्ड हो। पहला, होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। याद आया? यहां पर भी वही है, यहां पर भी सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है, हम लोग सेम चीज यहां कॉपी कर रहे हैं। अगर 1 लाख की चीज इसके खाते में कितने रुपए की चीज थी, इसने 1 लाख की चीज इसको 5 लाख में बेची, मैंने वर्ड क्या यूज किया, बेचा, ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन होगा या नहीं? होगा या नहीं? नहीं। 1 लाख की चीज 5 लाख में बेचो, बावजूद इसके हाथ में 1 रुपए का भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 100% होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है। अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट 1 लाख की 5 लाख में ट्रांसफर की तो भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी ना होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। जिसके हाथ में वो एसेट जा रही है वो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। तो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो इंडियन कंपनी, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो इंडियन कंपनी। और होल्डिंग कंपनी का मतलब ही होता है ऐसी कंपनी जिसके पास 100% शेयर हो। यहां पर जो सेंस निकलेगा 100% शेयर्स मस्ट बी होल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है? सुने इधर, अब जब इसको ट्रांसफर माना ही नहीं गया, सुन लो इधर, अब 5 लाख की एसेट लेकर के दांत दिखाए और इसको ट्रांसफर कर दे 10 लाख में, ये नहीं बेच सकता 10 लाख में। तो बताओ गवर्नमेंट को कितने रुपए पर टैक्स लेना चाहिए था? तुम लोग को कसम है माता रानी सच बताओ, 1 लाख की चीज थी, 5 लाख पर बेचा होल्डिंग ने सब्सिडरी को, यानी गवर्नमेंट ने इसके हाथ में 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगाया और 5 लाख की इसने 10 लाख रुपए में चीज बेच दी। अब बताओ इसके हाथ में कितने रुपए पर टैक्स लगना चाहिए? 9 लाख पे। इसका भी 4 लाख इसमें जुड़ जाएगा, यानी यहां माना जाएगा 10 लाख में इसने सेल किया, किसने? और कॉस्ट कितने की थी? क्योंकि वहां मैंने एक्चुअल कॉस्ट में बताया था इसकी 5 लाख कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। देखो जाकर सेक्शन 43(1) के एक्सप्लेनेशन में जाकर पढ़ो। हाँ या ना? पक्की बात है। तो 10 लाख में से अब 1 लाख जाएगा, भले इसने 5 लाख रुपए पेमेंट का हो। कहोगे सर ये तो अत्याचार है, ये तो गलत है। अरे गलत कैसे? सुनो इधर, 100% है ना, 100% है। 100% का मतलब होता है ये कंपनी अलग से कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी कंपनी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके 100% शेयर इसके पास है, तो इसका प्रॉफिट, इसका लॉस, बात खत्म। सोचना क्या है उसमें? अब क्लियर हुआ मैटर? इसीलिए वर्ड यूज किया गया है 100। अगर 90 भी होता ना, अगर 90% शेयर होते ना तो यहां पर 1 लाख नहीं लेते हम लोग, 5 लाख लेते और इसके हाथ में टैक्स लग जाता, झंझट खत्म। तब तो वहां सोचना ही नहीं था कि ट्रांसफर है नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी ले कितनी ना ले। अगर 99% भी होता ना तो टैक्स लग जाता, डिफीट हो जाता ये सेक्शन। क्लियर हुआ? पक्की बात हो गई? अब समझ में आ गया मैटर? तो ये 2 कंडीशंस दिमाग में रखना। देखें फिर से मैं बात करता हूं, सेक्शन 47, अभी तक हमने केवल 3 पॉइंट्स बताए। पहला, ट्रांसफर अंडर विल और गिफ्ट, ट्रांसफर ड्यू टू पार्टीशन ऑफ HUF, और होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी इफ बोथ ऑफ दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, holding company holds 100% voting power in the subsidiary company, and number 2, transferee company is an Indian company.
अगर कोई, ढंग से सुनेंगे, एमलगमेटिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट, सुन लो इधर, कोई लिखेगा नहीं, हम पूछेंगे कैसे। अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी, किसको, एमलगमेटेड कंपनी को, या एमलगमेटेड कंपनी किसको, बहुत बढ़िया, मतलब जो बोलो साथ में रिदम बना लो। और ये इंसान, ये ख़त्म होने वाली कंपनी होती है, ये बनने वाली कंपनी होती है। तो एमलगमेटेड क्यों एमलगमेटिंग को ख़त्म, मतलब ट्रांसफ़र करेगी एसेट्स, इसमें यही केस होता है, दूसरा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र करती है और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफ़र नहीं कहते। और मैं यही नहीं बोल रहा हूं, वहीं वापस जाओ एक्सप्लेनेशन नंबर 43 के सेवेंथ एक्सप्लेनेशन में, वहां पर भी साफ साफ लिखा है कि इन द केस ऑफ एमलगमेशन, इफ एनी कैपिटल एसेट हैज, इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एमलगमेटिंग कंपनी टू द एमलगमेटेड कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, देन इन दैट केस द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द एमलगमेटेड कंपनी वुड बी द WDV ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। देख लो जा करके, है ना, देखो तो प्रूफ कर रहा है। अगर यहां कुछ और वहां कुछ और होता तो दोनों में लड़ाई हो जाती। बात समझ में आई? तो मैंने वहां भी बोला था, देखो हम इसको आगे चलकर कोरिलेट करेंगे कैपिटल गेन में। देखो आज दोनों चीजें क्या हो रही हैं, कोरिलेट हो रही हैं। क्लियर है, पक्की बात। इन 4 पॉइंट्स में कहीं किसी को दिक्कत हो तो अभी बोल लो। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम अभी इस पर 15-20 मिनट और डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, एक्सेप्शंस हैं इसके कुछ, इसमें से भी निकल करके बाहर आएंगे। क्लियर है? अब तक हम लोगों ने कितनी चीज़ देखी, रिकैप करें। पहला, सेक्शन 45, सेक्शन 45, any profit or gain arising from transfer of a capital asset is chargeable to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place or taken place। दूसरा मैंने बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ऑल द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स whether they are connected with the business of the assessee or not, but doesn't include the following: number 1 personal effect, number 2 agricultural land, number 3 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 4 नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, और लास्ट स्पेशल बियरर बॉन्ड 6.5% स्पेशल बियरर बॉन्ड। इनको क्या नहीं माना गया था, कैपिटल एसेट। फिर बताया गया था ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरिन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, transactions which are referred under section 53 of Transfer Property Act 1882, and last कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन इसका अल्टीमेट इंपैक्ट ट्रांसफर हो जाए। क्लियर? इसके बाद बताया गया था सेक्शन 48, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय। अरे सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन कैसे होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर हम कैसे पता कर पाएंगे ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैपिटल एसेट। If the asset's nature is short term, then it will be treated as short term capital gain. If the asset's nature is long term, then the capital gain arises on that particular asset would be treated as long term capital gain. Then what type of assets are to be treated as short term capital asset? Definition is given under section 242A. क्या definition दी हुई है जरा ढंग से देखें। Short term capital asset means the capital asset of which the holding period is not in excess of 36 months just before the date of transfer या immediately preceding the date of transfer, यानी date of transfer को हम लोग हटा देते हैं। Now 36 month would be replaced by
12 months in the following cases, means इन केसेस में 36 महीने के बजाय हम लोग 12 महीने को बेस लेकर के चलते हैं। पहला, शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, डिवेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एंड तीसरा जीरो कूपन बॉन्ड्स, एंड लास्ट यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इन सारे केसेस में हम लोग 12 महीने का केस लेकर के चलते हैं। क्लियर? अच्छा, यानी अगर 12 महीना एक दिन हो जाए इन सारे केसेस में, चारों केस में, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो गया। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, किस पर वापस आए थे सेक्शन 47 में, दीज आर द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बेसिकली these are the transfers, but for the purpose of not charging the capital gain, we have to exclude it from the definition of the transfer. What are those cases? The first one case is partition of HUF, second case is gift or will, third case is holding to subsidiary, subsidiary to holding, बशर्ते ये दो conditions से satisfied हों। पहला, 100% shares of the holding company is 100% shares of the subsidiary company is held by the holding company, and the second condition is transferee company must be an Indian company. फोर्थ बताया था, amalgamating to amalgamated company में ट्रांसफर होती है कोई कैपिटल एसेट, तो वो भी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी क्या हो, इंडियन कंपनी हो। तो आप लोग इतनी चीज़ें ढंग से करके आएंगे घर से, ठीक है? बोलें। बाकी सेक्शन 47 होप सो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, और सबसे बड़ा सेक्शन यही है इस चैप्टर का। थैंक यू बच्चों।